अन्य के खाते में जो 13 सीट है, अन्य को मैं मान के चल रहा हूँ कि अन्य में 13 है, तो इसमें से 7 से 8 प्रशांत किशोर को। नहीं, एक भी सीटें प्रशांत किशोर के पास अभी नहीं जा रही हैं। 13 में से एक भी नहीं है। नहीं जा रही हैं। हाँ, मतलब जो इस वक़्त अन्य में 5 दल ऐसे हैं हाँ, या छोटे दल ऐसे हैं जिनमें हाँ, उनको एक-एक सीटें जा रही हैं। जैसे कि मतलब जो किसी न किसी पार्टी के हैं, एक ही पार्टी एमआईएम के पास सिर्फ़ 1 सीट पर वो आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, बाकी जो चुनाव आयोग के डेटा से मैं अभी बात कह रहा था असल में, कि हुँ, चुनाव आयोग की जो डेटा अब तक के 200 के करीब उन्होंने भी जारी किया है, हुँ, उसमें जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट पर बढ़त नहीं दिख रही है। हुँ। यानी जिस शख्स का चुनाव के वक़्त में सबसे ज़्यादा शोर था, मांझी सब की बाइट प्ले कीजिए, मांझी की बाइट आ रही है, ज़रा मांझी को सुनते हैं क्या बोल रहे हैं? सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी चेतावनी दे रहे थे कि कोई अधिकारी किसी इशारे पर काम अगर करेगा तो। वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। तो ये शो कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोग देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हर तरह से चुनाव आयोग बिहार का, हिंदुस्तान का बहुत एकदम स्वच्छ कार्य कर रही है। और हम समझते हैं कि इतना बड़ा देश में जहाँ करीब करीब 80 करोड़ 82 करोड़ वोटर्स हैं, और वहाँ वोट कराना बहुत मुश्किल होता है और विभिन्न तरह के लोग होते हैं। वहाँ सक्सेसफुली वो वोट कराया है। और हम समझते हैं कि इसके लिए जितना भी प्रशंसा किया जाए चुनाव आयोग का वो कम होगा। नेपाल जैसा स्थिति हो जाएगा। वो यही तो जो अपना जंगल राज का अपना प्रवृत्ति दिखला रहे थे, तो अच्छा हुआ है, एफआईआर हुआ है, सुनते हैं कानूनी कार्रवाई होगी उन पर। जो इस तरह का बात बोलेगा या इस तरह की कार्रवाई में लीन होगा या कोई ऐसा वातावरण पैदा करेगा। ये बिहार है, गौतम बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है। आपकी पार्टी को तो मांझी जी ने इस बात का भी ज़िक्र किया, बात उन्होंने कहा कि जैसे आरजेडी ने कहा कि हम बिहार को नेपाल बना देंगे, आरजेडी के नेताजी ने ये बात कही थी, उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। अब क्या लगता है जब ये नतीजे जो हमें रुझान दिख रहे हैं और परिणाम भी इसी के इर्द-गिर्द होते हैं, तो क्या लगता है जी एनडीए जीत जाएगी लेकिन क्या ईवीएम हार जाएगी फिर से? नहीं, नहीं, देखिए चुनाव के बाद इस तरह की चीज़ें हुँ, आती रहती हैं हुँ, और ये हम 2009 से देख रहे हैं हुँ, कि जब पहली बार मतलब दूसरी बार यूपीए को जीत मिली थी, हुँ, तो उस वक़्त लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव मतलब ईवीएम में रेगिंग की बात कही थी। हुँ, और ये सब चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि हुँ, अपने समर्थक को, अपने कार्यकर्ता को, अपने वोटर को हुँ, थोड़ा बहलाने के लिए इस तरह के तरीके चुनाव में पार्टियाँ करती हैं। हुँ, चूँकि जीत और हार का अंतर बहुत बड़ा है, हुँ, इसलिए अगर छोटी-मोटी हार होती और अगर 2-4 सीटों से मामला होता तो शायद इस पर बहस भी होती। हुँ, क्योंकि जीत एक तरफ़ा है, तो हुँ, इसलिए इस तरह के तमाम किसी भी चीज़ों का कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल मैं इसमें यहाँ पर मुझे एक बात ये कहनी है कि मांझी के लिए ये एनडीए की जीत है, एनडीए के लिए ये खुशी की बात है, लेकिन मांझी के लिए बहुत गम की बात है हुँ, कि मांझी 6 सीटों में 3 सीटों पर ही इस वक़्त रुझानों में आगे चल रहे हैं और अगर यही रुझान नतीजे में बदलते हैं, तो शायद इनके लिए राह बहुत मुश्किल होगी। इनको बिहार की नई सरकार में कोई जगह नहीं मिलेगी और हुँ, ऐन मुमकिन है कि इनको मतलब संसद के मामले में भी यानी हुँ, जो केंद्रीय मंत्री बन बैठे हैं, तो हुँ, शायद अगले रिशफल में जब बंगाल के चुनाव हैं करीब में, हुँ, तो जब चुनाव में बंगाल के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, तो उस वक़्त ये तय भी हो सक ये मुमकिन भी है हुँ, कि इनकी छुट्टी भी हो सकती है। क्योंकि ये बहुत बड़े कोई एलआई के तौर पर उभर के नहीं आ रहे हैं। हुँ। ऐसे वक़्त में जब छोटी पार्टियाँ होती हैं और उनका अगर स्ट्राइक रेट उनकी बड़ी पार्टियों के मुकाबले में बहुत कम है, तो इनका मतलब 50% अभी स्ट्राइक रेट दिख रहा है और खुद बीजेपी 70 और जेडीयू 75 की परसेंट पर स्ट्राइक रेट पर चल रही है, तो यकीनी बात है मांझी के लिए राह बहुत मुश्किल होगी। तेजस्वी यादव का क्या होगा? चूँकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने हैं और नीतीश कुमार तो लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, ब्रांड नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी यादव कुछ समय के लिए डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन वो लोग उसको बहुत ज़्यादा उस कार्यकाल को याद नहीं करते। लेकिन ये चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और तेजस्वी यादव इस समय
पार्टी का संकट है, परिवार का संकट है। अगर ये चुनाव तेजस्वी यादव नहीं जीत पाते हैं, तो तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा? अभी इस पर एक बात करने से पहले एक चीज़ ये हाँ, बता दूँ कि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप अपने सीट से चौथे नंबर पर चल रहे हैं इस वक़्त। तीसरे नंबर पे सुना था आपने नहीं, चौथा कर चौथे दिया। नंबर पे चल रहे हैं। बाप रे बाप! तो ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि परिवार के लिए हर तरफ से ही यानी बुरी खबर है। हुँ, अब जो तेजस्वी के लिए ये बहुत ही अपने उसके पॉलिटिकल करियर का ये सबसे बड़ा मैं धक्का मानता हूँ। हालाँकि कुछ हुँ, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कम से कम अपने आप को पार्टी को साबित कर दिया है हुँ, और कम से कम वो 50 से 60 सीटों के करीब में ला रहे हैं। हुँ। लेकिन कोई भी पार्टी जो है इनका ख़ासकर स्ट्राइक रेट क्या है तेजस्वी का? तेजस्वी का स्ट्राइक 143 में ये सिर्फ और सिर्फ 60 सीटें लेकर आ रहे हैं, तो इससे साफ लग रहा है कि इनका 35 से 40% के करीब स्ट्राइक रेट जा रहा है। हुँ, तो बहुत ये बुरा है अपन मतलब ये हाँ, तो। बहुत ही बुरा है हुँ, और ये जो स्ट्राइक रेट कम होना इसलिए भी इनके लिए खतरे की बात है कि कोई भी जो नेता होता है, जो सीएम के, डिप्टी सीएम के बाद का जो नेता होता है, विधायक जो होते हैं, वो सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। उनको हुँ, मंत्री बनना होता है, वो सत्ता के भागीदार बनना चाहते हैं। हुँ, क्योंकि इनके साथ जो लोग 10 सालों से हैं, जो हुँ, तेजस्वी 2020 के चुनाव, 15 के चुनाव और ये मतलब 25 का चुनाव यानी 3 चुनाव में तेजस्वी के साथ वो खड़े रहे हैं और जब उनको ये सत्ता नहीं दिला पा रहे हैं, यानी हुँ, उनको सत्ता का वो जो मज़ा है या सत्ता में जो भागीदारी है, जब उनको वो सत्ता का ऐश और आराम नहीं मिलेगा हुँ, और जो वो पावर है वो नहीं मिलेगा, हुँ, तो ये तय बात है कि जो नेता होते हैं निचले उसके बाद के नेता, वो हुँ, नई पार्टियों की तरफ हुँ, दिशा अपनी करने लगते हैं। हुँ, तो ऐन मुमकिन है कि चुनाव के बाद बहुत सारे जो लोग हैं विधायक तो रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता साथ नहीं रहेंगे। कार्यकर्ता के साथ रहने के लिए आपका सत्ता में होना बहुत ज़रूरी है और लंबे समय तक अगर कोई भी पार्टी सत्ता से दूर रहती है, तो हुँ, उनसे कार्यकर्ता भी दूर होते चले जाते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल आप सबसे बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में 1990 से सरकार में नहीं है, तो हुँ। आज उनके पास किसी भी ज़िले में, किसी बिहार राज्य के स्तर पर पार्टी अध्यक्ष के लिए नेता नहीं मिलते हैं। कैडर वोट पूरा कैडर बिखर गया है, बिल्कुल नहीं होता है, कट गया है। तो जब कैडर नहीं होता है तो पार्टियों के लिए दरी बिछाने वाला, उसके लिए रैली हुँ, निकालने वाला, उसके लिए हंगामा करने वाला, किसी भी मुद्दे पर एकजुट होने वाले जब कार्यकर्ता और लोग ही नहीं होंगे, तो पार्टी कैसे अपने आप को दिखा पाएगी? और अगर सत्ता में नहीं है तो आपका कोई साथी नहीं है, बशर्ते कि आपकी पार्टी की कोई ऐसी विचारधारा है जिस तरह से बीजेपी या लेफ्ट के हुँ, पास विचारधारा है, ये हुँ, पार्टियाँ रहें न रहें सत्ता में, हुँ, इनके पास हमेशा कुछ न कुछ कार्यकर्ता बने रहेंगे क्योंकि इनके पास पार्टी ही नहीं बल्कि एक वैचारिक बल भी है और इसीलिए ये पार्टियां हमेशा जिंदा रहती हैं। और इस देश की सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है कि कोई भी पार्टी विचारधारा से अगर बाहर है तो या तो वो परिवार की पार्टी है या सिर्फ ये किसी एक सिंगल मैन की पार्टी है। हुँ, अगर जैसे ममता बनर्जी की पार्टी आप देखें वो भी परिवार की पार्टी या सिंगल वुमेन की पार्टी है, हुँ, मायावती की पार्टी है, आप देश की जितनी भी पार्टी हैं, आप लेफ्ट से राइट जितना भी देख लेंगे, हुँ। सभी पार्टियों में एक ही नेता है या परिवार है, उसके अलावा पार्टी आगे बढ़ ही नहीं पाती है। इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियाँ परिवारों की रही और खत्म हो गई, इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी है तो वो भी परिवार के साथ जुड़ी हुई है और उसके पास एक लेगेसी भी है। बीजेपी एक पार्टी जिंदा है, लेफ्ट पार्टियाँ जिंदा है, चाहे वो पार्टी रहे न रहे लेकिन लेफ्ट पार्टी के जब कार्यकर्ता मैं रहते बिहार में था, जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा चर्चा कर रहा था, लोगों ने एक बात कही कि यार किसले जी हाथ पकड़ के बोला, किसी बुजुर्ग ने, किसले जी एक बात बताइए, तमाम राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, मुलायम यादव का बेटा अखिलेश यादव, ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी, मायावती का आकाश, नीतीश कुमार का कोई परिवार का आदमी कोई बेटा चाहते तो अपने बेटे को मंत्री बना सकते थे, विधायक का टिकट देते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने परिवार को राजनीति में लेकर नहीं आए। इसे आप कैसे देखते हैं? ये नीतीश कुमार का क्या इसके पीछे रहा होगा? क्या देखिए सोच रही होगी? नहीं, ये तो अपने आप में शुरू से नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर रखा था कि मैं हुँ। अपने बाद अपने परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाऊँगा। ऐलान करके रखा था ऐसा? हाँ, एकदम बिल्कुल, उन्होंने शुरू से ये स्पष्ट क्लियर दिया बिहार के मतलब ऐसा संदेश में। बयान भी है क्या कि मैं हाँ, बिल्कुल, उनका अपने बयान अपने है कि परिवार को नहीं राजनीति में लेकर परिवार नहीं को आऊँगा? राजनीति में नहीं लेकर आऊँगा, ये उनका खुला बयान भी है हुँ, और उनकी अपनी नीति भी है। हुँ, इसीलिए उनके न सिर्फ के परिवार से बल्कि परिवार के बाहर से भी कोई रिश्तेदार राजनीति में नहीं है उनका। हुँ, यानी जो कोई करीबी बहुत हो, नहीं है। और अभी इस चुनाव से पहले-पहले जब नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तरह-तरह की अटकलबाजियाँ हो रही थी,
और कई मुलाकातें, बातचीत, यहाँ तक कि उनके बेटे प्रशांत को लेकर ये खबरें आने लगी निशांत को लेकर। निशांत को लेकर ये खबरें आने लगी थी कि शायद वो राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, और कुछ उन्होंने मतलब यानी इंटरव्यूज भी दिए, तो हाँ। ऐसा लगा। लेकिन फिर इस चुनाव में जब उनको टिकट नहीं दिया गया, मतलब यानी उनके फादर ने लॉन्च नहीं किया, तो ये बात साफ रही कि नहीं, अभी निशांत के लिए यहाँ पर मतलब वो पार्टी को, मतलब अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाना चाह रहे हैं। हालांकि एक दिक्कत यही हो रही है, नीतीश कुमार के बाद कौन, यानी जेडीयू में जो ये बहस सबसे बड़ी होती है कि इससे पहले ऐसे कई नेता आए, और खासकर आरसीपी सिंह को दूसरे नंबर के नेता के तौर पर एक बार एंट्री मिली, लेकिन वो भी इस हड़बड़ी में थे कि इनके साथ बहुत तालमेल नहीं बैठ पाया, और वो इस पार्टी से हटकर अभी इस वक्त जनसुराज में जा चुके हैं। लेकिन ये बहस उसके बाद एक वक्त ये भी आया कि प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार की यानी बाद पार्टी के सर्वे सर्वा बनेंगे, लेकिन ये भी चीज आगे नहीं बढ़ पाई, और अब प्रशांत किशोर भी अपनी एक नई पार्टी लेकर चुनावी मैदान में हाजिर हैं और बहुत ही बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जो है, इस वक्त जो नीतीश के सबसे करीबी नेताओं में जो 2-3 नेता हैं, उसमें ललन सिंह और संजय झा हैं। तो अब ये बात आगे आएगी कि आखिर पार्टी, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र भी बढ़ी हुई है, और जिस तरह से उनके सेहत के साथ कुछ सवाल हैं वो जायज सवाल हैं, तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि सीएम तो नीतीश कुमार बन रहे हैं, आगे क्या होगा, यानी ये देखना पड़ेगा। ठीक है, एक अपडेट आया है, उस अपडेट के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपडेट यह है कि सीमांचल की 10 में से सिर्फ 1 सीट पर महागठबंधन आगे है। क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, सीमांचल में अगर ये हाल है, देखिए सीमांचल के जो 4 जिले हैं, और उन चारों जिलों में अगर हम देखते हैं, तो सीमांचल के जो 4 जिले हैं वो किशनगंज जिला है जहां 68% मुसलमान हैं, कटिहार एक जिला है जहां पर 43% मुसलमान हैं, और उसके बाद अररिया एक जिला है जिसमें 42% मुसलमान हैं, और पूर्णिया एक जिला है जहां 38% मुसलमान हैं। तो ये सीमांचल के 4 जिले हैं, और अगर इस सीट पे महागठबंधन में सिर्फ अगर एक यानी जा रहे हैं, यानी ये पूरे जो है 22 सीटें हैं करीब बनती हैं यहाँ पर, और 22 सीटों में एक सीट पर महागठबंधन है, तो ये अपने आप में मतलब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या वजह है। मुझे लगता है कि थोड़ा डेटा पे हमें और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वहां पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान का जीतना या महागठबंधन का जीतना यकीनी माना जाता है। खासकर मैं कहूँ कि मतलब किशनगंज की सीट है, कटिहार कोचाधाम की सीट है, और इस तरह से पालनपुर की एक सीट कटिहार में है जहां सबसे ज्यादा पोलिंग हुई थी। तो कुछ सीटें हैं जहां पर मतलब ऐसा दिख नहीं रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में ये तय करना पड़ेगा, देखनी पड़ेगा कि किसमें कितनी किसको सीटें जा रही हैं। लेकिन सीमांचल के इलाके से अगर ऐसी खबर आ रही है तो महागठबंधन को सोचना चाहिए कि आखिर उनकी रणनीति में क्या कमी है, क्या वजह है कि वो इस कदर खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। वरना वो इलाका जो भारत में वोटिंग पैटर्न है उससे साफ रहता है कि इस तरह के इलाकों में जो कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, इन्हीं तरह के दलों को मतलब लोग वोट करते आए हैं। और पिछली बार हालांकि जो बिहार की जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं जहां आबादी 20% से 68% है, वहां की 51 सीटों में एनडीए ने पिछली बार भी बेहतर प्रदर्शन किया था और 35 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार अगर ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह से 4 जिलों में एनडीए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि न सिर्फ ये कि बिहार के उत्तरी, पूर्वी और मगध और भोजपुर इलाकों में, बल्कि सीमांचल जैसे इलाकों में भी बीजेपी गठबंधन या जेडीयू गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और महागठबंधन के लिए बुरी खबर हर तरफ से है। बिल्कुल 164 प्लस सीटों पर नीतीश कुमार आगे हैं।